जिंदगी जिंदगी पार्ट 18। हमने 17वें पार्ट में और 16वें पार्ट में जिस्म फरोशी प्रॉस्टिट्यूशन के बारे में एक जो वाक़या था सच्चा, उसके सिलसिले से बात की थी। आज भी उसी किस्त को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा बात करेंगे। आज थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात। वो लड़की जो दिल्ली में रहती थी और जिसके पास मुंबई से उसकी वो पुरानी साथी जो डांस बार में डांस किया करती थी, डांस बार बंद होने के बाद क्राइसिस में आ जाती है और फिर उनकी मुलाकात उससे दिल्ली में होती है और फिर ये सब मिलकर के अपना पेशा धंधा कारोबार शुरू कर देती हैं। उसके बारे में हमने आपको बताया था। वो जो लड़की थी जो दिल्ली में रह कर के काम कर रही थी, या दिल्ली में जिसने पूरा नेटवर्क ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। जैसा उसने बताया था, AMU से उसने BSc किया था और बघेल जाति से थी। बहुत अच्छी कवि और शायरा लेखक थी। जैसा उसने बताया था, उसके जो लेख थे, उसकी जो कविताएं थी, गज़लें थी, वो कुछ अखबार वगैरह में छपती हुई थी। मुझे नहीं मालूम सच्चाई, मगर जो उसने बताया था। जब मेरी उससे बातचीत हुई तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की पाकदामन थी, अच्छे कैरेक्टर की थी और अच्छे फैमिली से थी। आप क्रोधी फिल्म देखिएगा कभी, यह सुभाष घई की तीसरी फिल्म है क्रोधी। कालीचरण और विश्वास माँ के बाद रंजीत विर्क, ये धर्मेंद्र के बहनोई हुआ करते थे, रंजीत विर्क। एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई गई थी क्रोधी, धर्मेंद्र इन एंड आइस, क्रोधी। राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर सुभाष घई। रंजीत विर्क फिल्म क्रोधी, आप देखें। उसमें एक जगह एक सीन आता है जिसमें धर्मेंद्र बयान करते हैं कि वो अमेरिका से तालीम वालीम हासिल कर आके जब भारत आए, तो वो समंदर के किनारे का एक सीन चलता है। फुट स्टेप दिखाए जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ आते ही मुझको गरीबी और मुफलिसी ने जकड़ लिया। सच्चाई यही है। आज भी लोगों के पास डिग्रियां हैं, काबिल है, वो खूबसूरत हैं, उनके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, काम नहीं है उनके पास। क्या करें अब? तो वो लड़की जो थी क्रोधी, अब देखा कई फिल्म, तो मैं विक्रमजीत सिंह की ताकत और जिद का अंदाज़ा नहीं। बड़ी शानदार फिल्म है। ज़िंदगी के दो रूप उसमें दिखाए हैं, एक बेहद खौफनाक, ख़तरनाक
और एक जब वो तब्दील हो जाता है। ये जो लड़की है, पढ़ी लिखी है, यंग है, बेहद खूबसूरत, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद ऐसे खूबसूरत लोगों को देखा है। हम किसी वक्त स्टोरी करेंगे साबरा, ये रियल स्टोरी है साबरा। हरी आंखें, बेहद साफ सुथरा सफ़ेद रंग, सुनहरी बाल, एक गहरा बदन, 5 फीट 5-6 इंच की हाइट, बेहद खूबसूरत। एक खातून की एक कहानी है। साबरा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली के प्रोस्टिट्यूशन या जो लड़की कर रही थी पेशा, उसके बारे में। वो अब तक अपनी दोस्तों के साथ मिलकर के बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुकी थी भारत के कई सारे प्रदेशों में और कई सारे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। उसने जो इंकशाफ किए थे, जो बातें बताई थी, हम पहले जो बात की है उसमें बता चुके हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, धार्मिक लोगों के बारे में। वो ऐसी ही हकीकत उसने बयान की थी। एक कहानी आजकल आप देख रहे होंगे, तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू जो प्रसाद है उसकी मिलावटखोरी के बारे में। DW, ये जर्मनी का एक मीडिया हाउस है। DW, भारत का कोई भी मीडिया अभी तक बताने की कोशिश नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। फटे में टांग डालने की किसी को जरूरत नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। DW ने मगर ये खबर लिखी है, गाय की चर्बी से बने हुए प्रसाद, गाय की चर्बी। हमारे यहाँ बता रहे हैं कि वो मिलावट और ये और वो, गाय की चर्बी का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर जर्मनी का मीडिया लिख रहा है गाय की चर्बी से बने हुए प्रसाद। अब क्या भाषण है हमें नहीं मालूम, वो धार्मिक लोग जाने। ये लड़की बहुत सारी बातें बताती है, ऐसी बातें जो आप एक आम आदमी को बेहद परेशान कर सकती है कि ऐसा भी होता है, अगर हकीकत में ऐसा ही होता है। दुनिया बड़ी बेरहम, जालिम और खौफनाक है। यहाँ बसने वाला जो इंसान है और जंगलों में मौजूद हैवानों से, खूंखार जानवरों से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जीने नहीं देना चाहता है, ये अपनी शर्तों पे जीने देना चाहता है और लोगों को। अगर वो उनकी शर्तों पर नहीं जीते तब फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तिरुपति बालाजी टेम्पल को 11,329 किलोग्राम सोना, अब तक 11,329 किलोग्राम सोना अब तक भक्तों से दान में मिला है। इसी साल
1611 करोड़ रुपए का छड़ावा हासिल हुआ है। और भारत की सरकार 85 करोड़ लोगों को 5 किलो का थैला राशन का एहसान के तौर पर वो दे रही है। कोरोना के बाद आपको अंदाज़ा नहीं होगा या आपको जानकारी नहीं होगी या आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस्म फरोशी का जो कारोबार है उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। गली गली में, बाज़ारों में, सड़कों पे आप देख सकते हैं। आप लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए और फिर वो जो यूँ करके घूमते हुए आते हैं बाहर की तरफ, स्टेशन के बाहर जब आते हैं तो जो रेलवे अथॉरिटी की तरफ से बने हुए हैं फ्लाईओवर, दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको जिस्म फरोशी का पेशा करने वाली औरतें मिल जाएंगी। आप उनसे बआसानी बातचीत कर सकते हैं, सौदा कर सकते हैं, अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। दो 2011 में सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना। मैं लखनऊ में था। होटल से हम लोग निकले, 3 लोग थे और एक ऑटो में हम सवार हुए। हमको दिल्ली जाना था लखनऊ से। उस वक्त मैं फरार था पुलिस से। बात बिल्कुल सही करना चाहिए, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं फरार था। एक ऑटो में हम लोग बैठे, 3 लोग। कुछ देर ऑटो वाले को उन्होंने बता दिया था कि फ़लानी जगह चलना है। कुछ देर चलने के बाद मैंने उससे ऐसे ही कहा तफरी के तौर पर, क्या कोई बंदोबस्त हो सकता है? ये सन 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी महीने की। तो शुरू में तो वो रिक्शा ड्राइवर थोड़ा सा सकपका था। उसके बाद फिर मैंने उससे कहा, मैंने यार समझा करो, हमारे साथ जो नवाब साहब हैं, एक जो हमारे साथ थे, 3 हम लोग थे, तो उसमें से मैंने एक को नवाब डॉलीगंज बता दिया उसको। मैंने, तुम इनको पहचानते हो? उसने गर्दन ला के कहा, नहीं। मैं, बेवकूफ़ आदमी, ये नवाब डॉलीगंज है और ये कभी कभी बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए ऐसे। तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऑटो में ये बैठे हुए नवाब साहब। और आज नवाब साहब का दिल है कि कोई, जो साहब थे बड़े खूबसूरत थे मेरे साथ, गोरे चिट्टे, बड़े अच्छा। तो उसने किसी को कॉल किया, उसके बाद बोला हो जाएगा बंदोबस्त। मैं, देख लो, पैसे ऐसे की कोई फिक्र मत करो, नवाब साहब साथ में है। अब ये बिल्कुल हंसी मजाक तफरी वाली बात थी, जो मुझे मालूम थी कि मैं इससे खेल रहा हूँ। और उसने सचमुच में किसी से बात कर ली फ़ोन पर। उससे बोला, सर हो जाएगी। तो मैंने, ठीक है, उससे बात कर लो और हम लोग कुछ देर बाद अपना नंबर दो, तुमसे बात करेंगे। ये, अब वो गलती ये हुई कि हमने भी अपना नंबर नवाब डॉलीगंज जो साहब थे फर्जी वाले,
उनका नंबर ही उसको ड्राइवर को दे दिया। जहाँ मैं उतरना था हम उतरे, ऑटो वाला चला गया। अब कॉल आती है, रास्ते में थे हम लोग, आगे के लिए ट्रैवल कर रहे थे, जब वो नवाब साहब और वो तैयार हैं और वो आप कब तक आ जाएंगे। अब जो नवाब साहब थे वो तो फर्जी नवाब थे, नकली नवाब। तो उन्होंने मोबाइल मेरे ही हाथ में दे दिया। तो मैंने उससे बात की, मैंने हाँ क्या आप बताओ। तो उसने कहा सर वो ऐसे ऐसे वो मैडम। मैं अच्छा ठीक है। उनसे कहा भी नवाब साहब कानपुर जा रहे हैं और कानपुर से लौटते वक्त मैडम से मुलाकात करेंगे और मैडम को आज रात नवाब साहब के साथ ही बितानी है। मैडम को क्या लेना देना ये बता दो। उसने कहा 5,000 रुपये। मैंने कह दिया ठीक है, क्योंकि यह सब एक ऐसे ही चल रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो शरीफ लोग बन के बैठे हुए हैं, और जो हमें हमारी हुकूमतें, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो एजेंसियां हैं वो बताती हैं, वो बहकाती हैं असल में। दिल्ली में बड़ा मेरा, क्योंकि मैं एक खोजी टाइप का आदमी हूँ, बाल अगर हाथ में आ जाए तो उसकी खाल तक तौबा। वो जो लड़की थी उसको मैंने कोशिश की, बात की, तुम ऐसा करो, ये सब बुरे काम छोड़ो और एक अच्छी ज़िंदगी जियो। और 2-3 दिन के बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने ये सारा काम छोड़ दिया है। और मैं अभी ये काम कभी नहीं करूँगी। मुझे नहीं मालूम आज वो कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास कोई है नहीं। जब उसने मुझसे ये कहा था कि मैंने ये काम छोड़ दिया, उसके चंद दिन बाद तक मेरी उससे बातचीत होती रही। फिर किसी उचक्के ने हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर मेरा फ़ोन चोरी होता वो चोरी कर लिया, और जो भी फ़ोन नंबर थे वो सब उसमें चले गए। और फिर कभी उससे मेरी बात नहीं हो सकी। बात यह है कि हमारा ये जो समाज है, जहाँ बैठ कर के हम पंचायतों में, महफिलों में, चौपालों में बड़ी शेखी बगाड़ते हैं, प्राउड करते हैं, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। और तुम्हारे ख़ानदानों को कोई अता पता तो होता नहीं ना। किसी की भी औरत को कोई भी ले जाता था उठा करके, दुनिया ऐसी ही थी। किस बात पे प्राउड करते हो? किस बात पे प्राउड करते हो? एक वाक़या और बता देता हूँ, यहाँ यही बीच में छोटा सा है। मंजूरगढ़ी एक गाँव है अलीगढ़ में, थाना क्वारसी के इलाके में। एक हरिजन फैमिली के यहाँ मेरा आना जाना होता था। गंगा प्रसाद अभी मौजूद है, जिंदा है गंगा प्रसाद, वाल्मीकि है वो। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ में मेरे और कई सारे दोस्त थे। मैंने अम्मा से बात की ऐसी, गंगा प्रसाद की माँ से। मैंने अम्मा तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं।
तो जवाब थमा का लल्लू सब तुम्हारी औलाद हैं। क्या कह सकते हैं उसको? लल्लू तुम्हारी औलादे हैं। मैं देखा करता था मंजूरगढ़ी में हरिजन वाल्मीकि समाज के यहाँ एक लड़की थी। चलो देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं था। एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, सांवला रंग, शानदार उसका कदकाठी। 2004 वार की बात रही होगी। नहायत खूबसूरत उसका नैन और नक्श, बेहद खूबसूरत। तो मैंने उसके ऊपर ये बात अम्मा से बोली। अम्मा का ये जवाब था जो मैंने आपको बताया, हमारा ख़ानदान ये था, हमारी प्राउड करते रहे। आप देखें जरा समाज में क्या हालत है, क्या ड्रग्स का कारोबार और जिस्म फरोशी का कारोबार गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। किसे नहीं मालूम ये? कौन रोक सकता है इसको? कौन रोकेगा? सरकारें? या वो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो तवाइफों से भी कम पैसों में बिक जाते हैं? सोचें आप, बताएं। शुक्रिया आप सभी का।